हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे अरब नेशनलिज्म के बारे में एंड टू स्टेट फॉर्मूला के बारे में कि भाई टू स्टेट फॉर्मूला क्या था, इजराइल एंड फिलिस्तीन का इशू क्या था एंड अरब नेशनलिज्म के बारे में बात करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अरब नेशनलिज्म अरब नेशनलिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर नेशनलिज्म की भावना लानी, सबसे पहले अगर आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना लानी तो सबसे पहले आपका नेशन होना जरूरी है। यानी अगर राष्ट्र होगा तभी राष्ट्रवाद आएगा। तो इसलिए सबसे पहले जो अरब नेशनलिज्म में जो पॉइंट ऐड होता है कि अरब नेशनलिज्म इट मीन्स कि जितने भी अरब लोग हैं वो अपने आप को एक नेशन माने, वो अपने आप को एक राष्ट्र माने। यानी जितने भी अरब है वो अपने आप को एक नेशन माने। अरब पीपुल के बीच, जो अरब लोगों के बीच यूनिटी को प्रमोट करना, यानी यूनिटी यानी अरब पीपुल के बीच क्या एकता को प्रमोट किया जाए। अगर यूनिटी होगी तभी आप राष्ट्रवाद को प्रमोट कर सकते हो। इसके अलावा जो अरब का जो थी एक तरीके से सभ्यता जो थी इनकी, उनका सिविलाइजेशन था या कि उनकी लैंग्वेज या कि उनका लिटरेचर, उसकी जो ग्लोरी थी, ग्लोरी को सेलिब्रेट करना। यानी कि अरब सिविलाइजेशन, अरब लैंग्वेज एंड अरब लिटरेचर, इनकी ग्लोरी को सेलिब्रेट करना। यानी अरब सिविलाइजेशन मतलब अरब सभ्यता, ये बताना कि भाई अरब सभ्यता कितनी ज्यादा पुरानी है, उस चीज को सेलिब्रेट करना, उस चीज को एक राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए यानी एक नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए उसका यूज करना। दूसरा अरब लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में बताना कि अरबी जो लैंग्वेज है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या कि अरब लिटरेचर, जो अरबों का जो साहित्य है वो कितना ज्यादा ग्लोरी है। इन सब की जो ग्लोरी को एक तरीके से सेलिब्रेट करना ताकि राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा जितने भी अरब वर्ल्ड है यानी अरब वर्ल्ड जितने भी अरब कंट्रीज है उनके अंदर यानी पॉलिटिकल यूनियन होना चाहिए। इस चीज का एक तरीके से उनको इस चीज के बारे में बताना, इस चीज की उद्घोषणा करना कि भाई अरब कंट्रीज के बीच में, अरब वर्ल्ड के बीच में पॉलिटिकल यूनियन होनी चाहिए ताकि वो पूरे वर्ल्ड में एक अपनी जो बात है उसको रख सके। तो ये सबसे आप अरब नेशनलिज्म को जोड़ सकते हो कि भाई अरब नेशनलिज्म मतलब सबसे पहले तो एक नेशन होना, देन अरब सिविलाइजेशन, अरब लैंग्वेज, अरब जो लिटरेचर उसकी ग्लोरी को बताना, एंड उसके बाद कि अरब वर्ल्ड के बीच में क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल यूनियन होना चाहिए। तो ये आप अरब नेशनलिज्म के बारे में आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जितने भी अरब स्पीकिंग रीजन थे, जितने भी अरब स्पीकिंग रीजन थे, अरब स्पीकिंग रीजन को डायरेक्टली, चाहे अरब स्पीकिंग रीजन चाहे वो वेस्ट एशिया में होने वाला हो, जो वेस्ट एशिया में जो अरब बोलने वाले थे, या कि नॉर्थ अफ्रीका हो, या चाहे वेस्ट एशिया हो चाहे नॉर्थ अफ्रीका हो। नॉर्थ अफ्रीका जैसे इजिप्ट जैसे जगह पर अरबी बोली जाती थी। तो ये जो अरब स्पीकिंग रीजन थे ये पूरे के पूरे डायरेक्ट या कि इनडायरेक्ट ये गवर्न होते थे, रेगुलेट होते थे किसके द्वारा, ऑटोमन अंपायर के द्वारा। ऑटोमन अंपायर के द्वारा ये गवर्न होते थे। ऑटोमन अंपायर इट मीन्स आज का टर्की, इसे आप बोल सकते हैं। आज का जो टर्की है वो उस टाइम पे ऑटोमन अंपायर था। हालांकि ऑटोमन अंपायर बहुत ज्यादा बड़ा था और टर्की उससे बहुत छोटा है, क्योंकि उससे यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था, ऑटोमन अंपायर की हार हुई थी। और जब ऑटोमन अंपायर की हार हुई और जो जीते थे उन्होंने ऑटोमन अंपायर को कई भागों में बांट दिया था, उनकी जो टेरिटरी को छीन लिया था। तो उसके बाद बहुत सारे देश बने थे, यानी 22 यूएन के द्वारा अभी अरब कंट्रीज को रिकॉग्नाइज किया गया है कि 22 अरब कंट्रीज हैं जहां पे अरब स्पीकिंग लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये हो गया। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो अरब जो नेशनलिज्म हुआ था, जो अरब नेशनलिज्म हुआ था
कि आखिरकार जड़ें कहां से हैं, यानी वो स्टार्ट कब हुआ था। वो स्टार्ट हुआ था अरब नेशनलिज्म, वो हुआ था 19th सेंचुरी में, यानी 19वीं सदी में ये इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी सीरियन साइंटिफिक सोसाइटी। सीरियन साइंटिफिक सोसाइटी की एक सीक्रेटली मीटिंग हुई थी और वहां पर इस चीज के जो अरब नेशनलिज्म की एक तरीके से बीज बोए गए थे। और उसके बाद जितने भी यानी जो वहां से लोग थे वो अलग अलग जगह पे गए थे, जो भी लोग थे वो अलग अलग जगह पे गए थे एंड वहां पर भी अरब नेशनलिज्म के उन्होंने आइडिया को स्प्रेड किया था, जिसके कारण अरब नेशनलिज्म बढ़ा था। अब अरब नेशनलिज्म तो इस तरीके से बढ़ा था, और जो अरब स्पीकिंग रीजन थे, जैसे हमने बताया था कि अरब स्पीकिंग रीजन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ऑटोमन एम्पायर के द्वारा रूल किया जा रहा था। तो अब अरब जो नेशनलिस्ट थे, जो अरब नेशनलिस्ट वो ऑटोमन एम्पायर से अब एक तरीके से डिमांड कर रहे थे। उनकी डिमांड क्या थी, अगर कोई भी डिमांड करता है तो सबसे पहले डिमांड क्या होती, उसकी डिमांड होती ऑटोनॉमी, कि भाई उसे स्वायत्तता दी जाए, वो अपने रीजन में उसे स्वायत्तता मिलनी चाहिए, वो अपने आप को खुद गवर्न कर सके, इस चीज की उसे स्वायत्तता मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलना चाहिए। इसके अलावा उनकी जो दूसरी डिमांड थी वो थी कि उन्हें लैंग्वेज, जो अरबी लैंग्वेज है यूज करने की आजादी दी जाए। एंड थर्ड उनकी डिमांड थी कि जो पीस टाइम होता है, जो शांति का समय होता है, वहां पर अरबिक जो रिक्रूटमेंट की जाए, यानी अरबियों को रिक्रूट किया जाए डेवलपमेंट के लिए। तो ये मांग थी, ये अरब नेशनलिस्ट लोगों की ये सारी मांग थी। लेकिन ये जो अरब नेशनलिज्म था इसे यंग टर्क ने बहुत ज्यादा सप्रेस किया था। अरब नेशनलिज्म को यंग टर्क्स के द्वारा सप्रेस किया गया था। अब यंग टर्क्स कौन थे, यानी यंग टर्क के द्वारा सप्रेस किया गया, उसके बावजूद जो अरब नेशनलिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अब यंग टर्क्स कौन थे, ये ऑटोमन एम्पायर में वो लोग थे जो मोनार्की की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना चाहते थे। यानी ये ऑटोमन एम्पायर में थे जो मोनार्की की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना चाहते थे। ये यंग टर्क के लोग थे, और यंग टर्क ने क्या किया था, अरब नेशनलिज्म को काफी सप्रेस किया था। उसके बावजूद अरब नेशनलिज्म तो बढ़ा था। तो इस तरीके से हुआ था। इसके कारण जो 1945 में 1945 में अरब लीग की, यानी स्टेट ऑफ अरब लीग का गठन हुआ। 1945 में स्टेट ऑफ अरब लीग का गठन हुआ। अब क्वेश्चन उठता है कि जो स्टेट ऑफ अरब लीग का गठन हुआ था, जिस ऑब्जेक्टिव के थ्रू इसका गठन हुआ था, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए कि नहीं हुए। कि भाई स्टेट ऑफ अरब लीग का गठन हुआ था कि जितने भी अरब वर्ल्ड है वहां पे क्या डेमोक्रेसी स्टेब्लिश की जाएगी, वो हुई नहीं हुई। या कि वुमेन का एम्पावरमेंट तो अरब कंट्रीज में बहुत ज्यादा कम है, यानी वुमेन का एम्पावरमेंट हुआ ही नहीं। वुमेन के अंदर जो नॉलेज का डेफिसिट बहुत ज्यादा कम है, वहां पे रिप्रेजेंटेशन अभी भी बहुत कम है। एक तरह से वहां अभी भी डिक्टेटरशिप चल रही है, प्रिंस का रोल चल रहा है, मोनार्की है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो एक तरीके से जो आप बोलोगे जिस ऑब्जेक्टिव को वहां पे फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ राइट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है उनके पास, तो एक तरीके से जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए स्टेट ऑफ अरब लीग का गठन हुआ था वो अब उतना ज्यादा नहीं है, यानी वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाए। 2011 में अरब जो अपराइजिंग हुआ था, यानी 2011 में अरब अपराइजिंग हुआ था, उन जगह पे जहां पे मोनार्की थी वहां पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने के लिए अच्छे खासे प्रोटेस्ट होना शुरू हुए थे। लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा जो काफी अरब स्टेट्स के द्वारा उन्हें वायलेंटली दबा दिया गया। अब उसका रीजन था क्योंकि अरब वर्ल्ड में भी एक तरीके से डिवीजन था, क्योंकि अरब वर्ल्ड में भी कहीं कहीं पे कौन थे, अरब वर्ल्ड में भी कहीं कहीं पे मोनार्की थी, अरब वर्ल्ड में भी मोनार्की थी, यानी राजतंत्र था अरब वर्ल्ड में भी। और अरब वर्ल्ड में भी कई कंट्री ऐसे थे जहां पर डेमोक्रेसी थी, जहां पर लोकतंत्र था।
तो जहां पे मोनार्की थी वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने के लिए मांग उठ रही थी, लेकिन इसे दबा दिया गया था। अब चूंकि मोनार्की, अब जब इसे दबा दिया गया तो डेमोक्रेटिक कंट्री इसको लेकर के एक तरीके से उन्होंने जो मोनार्की जो जहां पे मोनार्की थी उनको एक तरीके से क्रिटिसाइज किया कि आपको इस प्रकार से नहीं दबाना चाहिए था। तो मोनार्की ने भी कहा कि भैया आप हमारे इंटरनल इशू पे नहीं बात कर सकते, तो जिसके कारण अरब यूनिटी में इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ा था। क्योंकि अगर दोनों अलग अलग विचारधारा को रखेंगे तो जो अरब यूनिटी है उसके बीच तो डिवीजन होगा ना, तो अरब यूनिटी के ऊपर इस प्रकार से डिवीजन हुआ था। लेकिन एक तरीके से कहा जा सकता है कि पहले अरब वर्ल्ड में एक चीज को लेकर के बहुत ज्यादा यूनिटी थी। वो एक चीज थी कि इजराइल एंड फिलिस्तीन का इशू, इजराइल एंड फिलिस्तीन का इशू, इजराइल एंड फिलिस्तीन का इशू। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, 1945 के बाद जो इजराइल वाले थे, यानी इजराइल में जूस है, और फिलिस्तीन इट मींस जो मुस्लिम्स थे, यानी वहां फिलिस्तीन वासी, यानी जहां पे अभी इजराइल है वहां पे मुस्लिम पहले से थे। लेकिन अब चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह कहा गया कि इजराइल वालों को, जूस को वहां पर बसाया जाएगा। ये यूरोपियन यूनियन की कंट्री, ये ब्रिटेन के द्वारा किया गया था, तो इस प्रकार से उनको वहां पे बसाए जाने लग गए। जिसके बाद जो इजराइल फिलिस्तीन का नक्शा कुछ इस प्रकार से था। ये जैसे यहां पर देखा जाए तो यहां पे वेस्ट बैंक है, ये वेस्ट बैंक, एंड ये गाजा ट्रैप, गाजा ट्रैप। तो अगर हम बात करें 1945 की, 1945 के टाइम पे क्या हुआ था, ये जैसे ये फिलिस्तीन वाले हैं, ये यहां पर भी फिलिस्तीन थे, यहां पर भी थे, यहां पर भी थे, और इजराइल वाले थोड़ा बहुत थे। यानी जैसे ये बिंदी जो है ये इजराइल है, एंड ये जो है ये फिलिस्तीन वाले हैं। तो 1945 के टाइम पर फिलिस्तीन वाले बहुत ज्यादा थे यहां पर, एंड इजराइल थोड़ी बहुत आके यहां पे बसे थे। फिर धीरे धीरे इजराइल वाले यहां बसने लग गए, और फिर उसके बाद इनका धीरे धीरे बहुत ज्यादा यहां पे ये बढ़ते गए। और फिर जब ये 1967 में एंड प्रेजेंट टाइम, 1967 में क्या हुआ, यहां पर फिलिस्तीन वाले रह गए और कुछ यहां पर रह गए, एंड देन उसके बाद इजराइल वाले पूरे पूरे एरिया को कवर करने लग गए, धीरे धीरे कैप्चर करने लग गए। फिर अभी अगर बात की जाए तो यहां पर सिर्फ फिलिस्तीन वाले हैं, बाकी सारी रीजन पर इजराइल ने जो इसने यहां पर कैप्चर करके रखा है। तो ये एक तरीके से मैप हो गया। तो एक तरीके से इजराइल एंड फिलिस्तीन के इशू पर पूरे अरब वर्ल्ड का कहना था कि भैया यहाँ पे 2 स्टेट बनना चाहिए, 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए कहा गया था। लेकिन अभी ये 2 स्टेट सॉल्यूशन भी थोड़ा सा फीका पड़ रहा है, उसको देखते हैं किस प्रकार से। अब क्या हुआ था, जो इजराइल एंड जो अरब वर्ल्ड की जो अरब जो कंट्रीज थे उसके बीच कई प्रकार के वॉर भी हुए थे, 3 वॉर हुए थे, यानी 1947 में, 1967 में एंड 1973 में, यानी ये 3 वॉर हुए थे इजराइल एंड अरब वर्ल्ड के बीच में। लेकिन ये तीनों वॉर में इजराइल की जीत हुई, ये तीनों वॉर में इजराइल जीता, और अरब वर्ल्ड के जो दूसरे कंट्रीज थे लाइक इजिप्ट थे, एंड देन जॉर्डन, और फिर जो दूसरे कंट्रीज थे वो जो युद्ध कर रहे थे उसमें उनकी हार हुई थी। और जो इजराइल को यूएसए का सपोर्ट था, यूएसए एंड उसके जो दूसरे अलाइन कंट्री थे उसको सपोर्ट था, जिसके कारण इजराइल ये युद्ध जीता था। अब ये हो गए। अब उसके बाद फिर 1979 में 1979 में इजिप्ट ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। इजिप्ट ने बोला ठीक है इजराइल एक है, एक देश है। तो इजिप्ट ने जब इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, इजराइल ने क्या किया कि जो उनकी जो लैंड छीनी थी, जो जीता था सिनाई पेनिसुला जीता था इजिप्ट ने इजराइल का, उसको वापस कर दिया। तो 1979 में इजिप्ट ने इजराइल को मान्यता दे दी, और इजिप्ट की जो सिनाई पेनिसुला उनको वापस मिल गई, और इजिप्ट ने बदले में इजराइल को एक लैंड, एक कंट्री मान लिया। इसके अलावा 1970s के टाइम पर जॉर्डन ने
जॉर्डन ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। इसके अलावा ओस्लो अकॉर्ड साइन हुआ। ओस्लो अकॉर्ड साइन हुआ। ओस्लो अकॉर्ड के तहत क्या हुआ था? ओस्लो अकॉर्ड के तहत यह हुआ कि इजराइल एंड पीएलओ के बीच में एग्रीमेंट साइन हो गया। इजराइल एंड पीएलओ मतलब फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों के बीच में एक तरीके से एग्रीमेंट हो गया और दोनों ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लिया। ये ओस्लो अकॉर्ड के तहत हुआ। अभी जो रिसेंट हुआ है वो हुआ अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है। अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत यूएई एंड बहरीन ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। इजराइल को मान लिया कि एक देश है। तो एक तरीके से जो अरब वर्ल्ड में जो था कि इजराइल को एक तरीके से मान्यता नहीं दी जा रही थी, कि इजराइल को बोला जा रहा था कि भाई आप पहले 2 स्टेट फॉर्मूला आप लेकर आइए, आप फिलिस्तीन को भी एक देश घोषणा कीजिए। जब आप फिलिस्तीन को एक स्टेट एक देश अगर आप रिकॉग्नाइज कर देंगे देन हम आपको इजराइल को एक स्टेट रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन अब देखा जाए तो अरब वर्ल्ड के बीच में बहुत ज्यादा एक डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। और देखिए जैसे इजिप्ट हो गए, जॉर्डन हो गए एंड अब यूएई एंड बहरीन ने भी इजराइल को अब एक तरीके से मान्यता दे दी है। और अगर यूएई एंड बहरीन की बात की जाए तो ये किसके अलाइन है? ये है सऊदी अरब के अलाइन। तो एक तरीके से सऊदी अरब भी ये इस मान्यता को देने के लिए तैयार है। अब इन फ्यूचर सऊदी अरब भी एक तरीके से इजराइल को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो एक तरीके से अरब वर्ल्ड के बीच में जो इजराइल एंड फिलिस्तीन का जो इशू था वो भी अब थोड़ा थोड़ा फीका पड़ रहा है कि इजराइल एंड फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट फॉर्मूला अब कम पड़ रहा है। अब उसके रीजन क्या है? आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? उसके रीजन है क्योंकि अब अरब वर्ल्ड को इजराइल उनका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं लग रहा है। इजराइल की जगह अब उन्हें ईरान उनका सबसे बड़ा दुश्मन लग रहा है। दूसरा, जो रीजनल टेररिज्म जिस प्रकार से बढ़ रहा है, रीजनल टेररिज्म अरब वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एंड थर्ड, एक जो इस्लामिस्ट जो बढ़ रहा है वो भी एक तरीके से उनके लिए खतरा है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, अब इजराइल के साथ वो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं महसूस नहीं कर रहे हैं और इजराइल को मान्यता दे रहे हैं। और अब पीएलओ की लीडरशिप के ऊपर भी अरब वर्ल्ड को उतना ज्यादा भरोसा नहीं। पीएलओ मतलब जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लीडरशिप के ऊपर भी उतना भरोसा नहीं है। तो एक तरीके से अब जो 2 स्टेट फॉर्मूला है वो तो नॉर्मली है कि वो ज्यादा हो नहीं सकता। तो अब ये किया जा सकता है इजराइल के अंदर ही फिलिस्तीन को क्या कर दिया जाए, ऑटोनॉमी दे दी जाए। इजराइल के अंदर ही फिलिस्तीन को स्वायत्ता दे दी जाए, वहां के लोगों को ऑटोनॉमी रहे, वो अपने आप को खुद गवर्न कर सके, ये चीज कराई जा सकती है। तो इसको लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है और इजराइल इसको मान्यता दे सकता है। तो ये जो हमारा हो गया अरब नेशनलिज्म के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।